रेलवे स्टेशन का बात वो नहीं बोला होगा इतना, जैसे अगर कोचा धामन हो सकता है वो दिगल बैंक के नहीं, बोले मेरे पास वीडियो है। अरे एसपी साहब को कामयाब करिए। कोचा दामन में जो रेलवे स्टेशन की जरूरत है, इंशाअल्लाह ताला हम रेलवे स्टेशन यहाँ पर खोलेंगे नुमाइंदगी करके। आपके पास सुनिए, मैं जानता हूँ वीडियो है, लेकिन उसको शायद दिगल बैंक कहना था तो वो कोचा दामन कह दिया होगा। नहीं, कोचा दामन में बैठ के कोचा दामन। अरे भाई मैं सवा अभी तो इजहार एसपी जो है वो विधायक है, ये आपका आरजेडी का, मगर उससे पहले एमआईएम से चुनाव लड़ रहे थे, मगर उनके सभा में बोले थे। वो वीडियो अभी भी मेरे पास है। दोस्तों आदाब, मैं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। आपके सवालों का जवाब यानी अगला एपिसोड लेकर फिर से हाजिर हूँ। इस वक्त मेरी मौजूदगी ठाकुरगंज में है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद एआईएमआईएम के धुरंधर नेता कहे या फिर दबंग नेता कहे, रहीमुद्दीन उर्फ हैवर बाबा मौजूद है। सर, सबसे पहले स्वागत है सीमांचल एक्सप्रेस में आपका। मैं भी प्रिंस बाबू आपको शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे किशनगंज के अवाम को और जनता को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। क्या तैयारी है, क्योंकि अब जो देखा जा रहा है आपको कि बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं, पार्टी के लिए हो या फिर टिकट के लिए हो या फिर चुनाव लड़ने के लिए हो, अक्सर मतलब मनसा क्या, मकसद क्या है? सबसे पहले ये मनसा, ये तैयारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब के अध्यक्षता में ये तैयारी चल रही है और पार्टी को मजबूत करने के लिए और हमारे ओवैसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमाम को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए ये तैयारी चल रही है। अब आते हैं कुछ जनता के सवालों पर। सीमांचल एक्सप्रेस अब अपने से कम सवाल पूछते हैं, जनता की जो सवाल होती है वो सवाल पूछते। एक असद गफ्फारी आपके शुभचिंतक है जी, उनका सवाल है कि आरजेडी छोड़कर आप एआईएमआईएम ज्वाइन किए है, किसी कारण अगर टिकट नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? मैंने ऐसा सवाल कईयों का है। देखिए, मैंने आरजेडी में था जी। उस बार भी, खास करके प्रिंस बाबू आपको मालूम था कि मैं टिकट के दावेदार उस बार भी था जी। इलेक्शन में लड़ने चाहा, लेकिन पार्टी के आला कमान ने फैसला लिया, मौलाना सऊद साहब को टिकट दिया, हमको नहीं दिया, और फिर हमको कहा कि आपको मेहनत करना है। तो आप खुद बता सकते हैं कि मैंने मेहनत किया, उनको जिताने का काम किया, उनका साथ दिया और विधायक बनाया। मुझे टिकट का लालच अगर होता तो मैं उसी वक्त पार्टी छोड़ता। मैं पार्टी अपने व्यक्तिगत मामले में नहीं छोड़ा हूँ, मैं सिर्फ पार्टी को इसलिए छोड़ा हूँ, यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस बना है ठाकुरगंज में। यहाँ पर जो म्यूनिसिपैलिटी का जो लोगो होता है वो लोगो जो है मंदिर का दे दिया था। तो उसमें एतराज़ थे, उसमें दोनों समुदाय के लोग एतराज़ थे कि ये सरकारी है, इसमें किसी मस्जिद मंदिर का नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अगर होना चाहिए तो महात्मा गांधी का होना चाहिए या उसका चरखा का होना चाहिए। तो मैंने जब ये सवाल उठाया तो मुझे पार्टी से यानी ऑफिस से, प्रदेश ऑफिस से जगदानंद बाबू बोला गया कि ये बोला गया कि आप ये इलेक्शन का समय है, इसमें आपको ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। तभी मैंने कहा कि मैं आपको पार्टी में नहीं रहूँगा जब मैं अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपने अवाम के लिए नहीं बोल पाऊँगा। अगर बोलने का अधिकार नहीं है तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैं चुप नहीं बैठूँगा। मैंने पार्टी छोड़ दिया और जब एमआईएम का पार्टी से, उसका विचारधारा से। अच्छा, इस पार्टी में आने का मकसद क्या था? जो एमआईएम जो है, मेरा पहला इंटरव्यू एमआईएम में आने के बाद, इस पार्टी से जुड़ने का मकसद क्या, खास करके इस पार्टी में जुड़ने का मकसद ये है कि हमारे विचार, हमारे विचारधारा, हमारे कौम का खिदमत करने वाला, जो मुसलमानों की, दलित की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करने वाला हमारे ओवैसी साहब
और हमारे अकबर साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, आदिल साहब, इंजीनियर साहब, इश्तियाक साहब, यानी यहाँ के लोग जो देखते हैं कि इसके मुद्दा उठाते हैं, मैं उसका विचारधारा को देखकर मैं पार्टी में ज्वाइन हुआ। अगर टिकट ना दे पार्टी तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके घर अगर मैं मजदूरी करूँ जी, तो क्या मेहनत से लगन से आपके घर में मजदूरी करूँ तो क्या आप मुझे मजदूरी नहीं देंगे? मेरे पार्टी पर मुझे भरोसा है, यकीन है, उम्मीद है और खुदा पर भी मुझे उम्मीद है कि टिकट मुझे ज़रूर मिलेगा और आपके बीच ज़रूर मैं देखिए लड़ूंगा। वो अलग मैटर है कि मजदूरी तो मिलनी चाहिए, जी। अब मिलेगी भी, जी मगर यहाँ पर टिकट एक उम्मीदवारों की संख्या नहीं। अभी जो देखा जा रहा है ठाकुरगंज विधानसभा में 3-4 उम्मीदवार हैं, जी तो टिकट तो मिलना ही को है। जी। अगर मान के चलिए आपको टिकट ना मिले तो क्या कीजिएगा? भाई टिकट क्यों नहीं मिलेगा? आप एक बात बताइए कि पूरे अवाम से आप हर जगह जाते हैं, हर पंचायत में जाते हैं, जो हमारे पार्टी उन्हीं का फैसला लेते हैं, वर्करों का फैसला लेते हैं, आम जनता का फैसला पर टिकट देते हैं। आम जनता का जो फैसला होगा, पार्टी का जो फैसला होगा, मैं उसको मानूंगा। अगर नहीं दे तो रहेंगे? हाँ एकदम रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? नहीं, बहुत सारे से कि टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ गए या फिर और कुछ चुनाव लड़ गए, देखा जा रहा था। अगली बार भी बहुत सारा जो है अगला विधानसभा में, पिछला विधानसभा में, अरे भाई मैंने पिछले विधानसभा में भी तैयारी किया था। जब पार्टी का ये आया तो नहीं लड़ा मैं। और प्रिंस बाबू यहाँ का दावेदार मैं हूँ और मजबूत हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह पर भरोसा है मुझे टिकट मिलेगा। आगे पूछिए। मैंने जितना भी उम्मीदवार से जो सवाल पूछा, सबका तो यही सवाल है कि मैं ही दावेदार हूँ। दावेदार अनेक है, उससे क्या? ठाकुरगंज सुनिए ठाकुरगंज सीट करके खास करके एमआईएम के लिए टफ होगा और हॉट सीट माना जाएगा। भाई हॉट सीट माना जाएगा। हर पार्टी में दावेदार है, हर पार्टी में 3-4 दावेदार है। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानता है। वक्त आने पर उसका फैसला किया जाएगा। वक्त आने पर। चलिए एक सवाल आपसे और था कि पार्टी आखिर बदलती क्यों है? बार बार पार्टी बदलते हैं। कौन? आप। मैंने आपको पहले कहा कि मैंने अगर आरजेडी से पहले तो किसी पार्टी में थे? नहीं थे। मैं आरजेडी से पहले किसी पार्टी में नहीं था। आप पता कर लीजिए, मैं किसी पार्टी में नहीं था। आरजेडी से पहले मैं पार्टी में नहीं था। मैं पार्टी से नहीं था। मैं जनता का सेवा कर रहा था, लोगों का सेवा कर रहा था। मुझे आरजेडी से अच्छा जुड़े तो उसका विचारधारा अच्छा नहीं मिला। जब मैंने आप एक बात बताइए, अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए पार्टी आरजेडी छोड़ता तो इलेक्शन के समय जब मौलाना को टिकट मिला, शाम 4 बजे तक मेरा टिकट का घोषणा हो गया। और जब मैं टिकट के लिए मैं अपने सर्टिफिकेट कॉपी लेने आया, किशनगंज आ रहा था, रास्ता में उसको मिल गया। तो मैंने कहाँ छोड़ा पार्टी? मैं अपने स्वार्थ के लिए, तो उसी वक्त भी मेरा तैयारी था। आप जानते हैं यहाँ से दिगलबंद तक मैं पार्टी नहीं छोड़ा, पार्टी को देखा। मैं बेवफा नहीं हूँ। आप नहीं? मेरे मेरे अंदर जितने खूबी है, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई बुराई नहीं है, मगर सच कहता हूँ मुझ पे कोई फरेब नहीं है। मैं वैसा आदमी बेवफा नहीं हूँ। मैं वफादार हूँ, वफादार हर पार्टी। अगर मैं आरजेडी में था उसमें भी वफादारी किया, लेकिन उसने जब मुझे बोलने का अधिकार नहीं दिया, क्या मैं अवाम के लिए नहीं बोल सकता? तो मैं क्यों रहूँ, इसीलिए छोड़ा। ये तो मासूम रजा का सवाल था। फारूक का जो सवाल है कि आपको किसी पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिले तो क्या एमआईएम पार्टी छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। एमआईएम पार्टी हम ना छोड़ेंगे जी। क्योंकि बहुत ये बात सही बोला जी। इसको शायद अंदर का भी बात मालूम है। हाँ, हो ही सकता है। हाँ, आपके शुभ चिंतक अगर होंगे तो मालूम होगा। उसको अंदर का भी बात मालूम है। मैं वो 4 विधायक के तरह नहीं हूं कि जो आदमी बुरा वक्त में साथ दे, अच्छा वक्त आने पर उसका साथ छोड़ दे। जो भी हो, हम को एमआईएम पार्टी मजबूत करना है। इसलिए करना है कि ये मुसलमान के मुद्दों पर, दलितों के मुद्दों पर, गरीबों के मुद्दों पर सबसे आगे बोलता है।
हमारे ओवैसी साहब, अख्तर साहब, और इसका विचारधारा अच्छा है। तो क्या ये मुसलमानों की संविधान पार्टी ना सबकी पार्टी है सर? ये सबकी है भाई, मैंने सबका नाम लिया, दलितों का नाम लिया, पिछड़ों का नाम लिया, गरीबों का नाम लिया, हर पार्टी। हमारी जो पार्टी है वो संविधान पर चलता है, जो हिंदुस्तान का संविधान है उस पर चलता है, उसके विचारधारा पर चलता है, इसीलिए हम उसको साथ है, उसको मजबूत करेंगे। एक एहसान आलम का लंबा सवाल है थोड़ा सा, किसी पार्टी के साथ जुड़े रहते हुए भी पब्लिक का खिदमत किया जाए, या फिर पार्टी के साथ इसलिए जुड़ा जाता है कि जिससे वोट बैंक बने, या पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं हमारे इलाके के नेता? मतलब ये सवाल सब पर है। जनता जान पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं हमारे इलाके के नेता? जनता जनार्दन के हिमायत खिदमत के लिए चुनाव लड़ना ही एकमात्र ऑप्शन है या फिर और कुछ है? देखिए, खिदमत हम किसी भी पार्टी में रहे, जी हमने 2011 में राजनीतिक में आए, जी तब से हम खिदमत करते हैं, मेरे बाप दादा ने भी किया। जी इनका सवाल ये है कि पार्टी में रह के ही आप खिदमत कर सकते हैं या फिर अदर खिदमत कर सकते हैं, ऐसे भी खिदमत कर सकते हैं। ऐसे हम खिदमत करते हैं, लोगों के बीच भी जाते हैं, लेकिन राजनीतिक का जो मोहर है, जो पावर है एमपी एमएलए का, इससे हम जनता का और ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। इसको लेकर हम बोल सकते हैं, जो पार्टी में जो रहेंगे, जो पार्टी में रहेंगे, जो पावर में रहेंगे, उसके माध्यम से हम बोल सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं विधानसभा में। एक तारिक अनवर जो है, तारिक अनवर को आप पहचानते हैं? पोठिया के हैं जी, एमआईएम के, सोच लीजिए मजबूत सिपाही है। जी जी जी, तारिक अनवर, हाँ जानते हैं। उनका एक सवाल है कि आपकी पार्टी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मजबूत किशनगंज में है, और आप पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, फिर भी किशनगंज में पार्टी संगठन इतना कमज़ोर क्यों? हकीकत में ये सवाल सही है उनका, क्योंकि वो सिपाही है, वो जानते हैं। अब जो एमआईएम का जो कमी है वो तो जानती हैं, क्योंकि जहाँ तक एमआईएम की जो कार्यकर्ता का जो बार बार आरोप होता है कि हमारे ऊपर जो है वो आला कमान, या फिर यहाँ पर जो जिनके साथ यहाँ पर जिसके कमान में है ये पार्टी, खासकर सीमांचल में, वो हमारे कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान नहीं देते। ये बार बार ये आरोप लगती रहती है आपके हर एक चुनाव में। ये तारिक नाम से जी, पुठिया के हैं जी, बोल रहे किशनगंज में आपका पार्टी मजबूत नहीं है, संगठन मजबूत नहीं। ए तारिक बाबू, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने और हमारे अख्तौल इमाम साहब ने आपको भी जिम्मेदारी दिए हैं। आप अल्लाह को डर के बोलिए, हम दोनों आदमी ने, हमारे पार्टी ने आपको जिम्मेदारी, आप क्या निभाए? आप तो पोठिया में हमको मजबूत करके नहीं दे पाए अभी तक, और आपको कैसे मालूम है कि हमारे पार्टी कमज़ोर है? अगर कमज़ोर होता तो 4-4 विधायक थोड़ी देता था, और ये दल बदलू को लेके 5 विधायक हुआ कमल हुदा साहब को। देखिए, आपको अगर पार्टी से कोई बात है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, और आप खुद, आपको जिम्मेदारी दिया गया, आप नहीं कर सके और कर नहीं रहे, उल्टा आप सवाल करते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमारी पार्टी कमज़ोर है, हमारी पार्टी मजबूत है, और इंशाल्लाह पूरे बिहार में नहीं, आने वाला दिन पूरे हिंदुस्तान में मजबूत रहेंगे। देखिए, एक परवेज आलम का सवाल है, आप जिला अध्यक्ष है पार्टी के, इसलिए आपसे सवाल ये तो लाजिमी है। कायदा और मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर हम लोगों से वोट लेकर 2020 में आप लोग 5-5 विधायक बनाए। आप लोगों का कहना कि मीम का एक सिपाही सच्चे और पक्के होते हैं, ना किसी से डरते हैं, ना किसी के आगे झुकते हैं। तो फिर कैसे और कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई जो आपके 4-4 विधायक एक साथ आप लोगों को छोड़कर राजद में चले गए, और अब 2025 फिर लोगों के लिए किस भरोसे पर एमआईएम को वोट करें? इसका क्या गारंटी कि एमआईएम के जो जीते हुए नेता फिर नहीं जाएंगे कहीं पर? देखिए, ये जो 4 विधायक छोड़े हैं जी, मैंने कम से कम 10 इंटरव्यू में बोल चुका हूँ। ये ना पब्लिक के लिए छोड़े हैं, ना ये काम के लिए छोड़े हैं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने मालों के लिए छोड़ा है। उन लोग तो कहते हैं कि हमारी बात जो है वो कायदा जो सदर साहब तक पहुंचती नहीं थी, इसलिए हम लोग मजबूरी था कि हम लोग छोड़ना पड़ा।
क्या बात बोल रहे हैं। सदर साहब से खुद वो लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो अख्तर साहब हो चाहे हमारा राष्ट्रीय सदस्य हो, दोनों से उसका वो लोग का गप होता था, उसका लिया के उसको सदर साहब स्वागत किया, वो लोग का गप, स्पेशली वो लोग को मीटिंग में बुला करके बात पूछा के जाता था। ऐसे कोई बात नहीं है, ये दोनों पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो अख्तर साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो लोग का सब बात, जितने वो लोग का इज्जत किया गया हैदराबाद में, हम सुनते थे कि एयरपोर्ट में फूलों का गाड़ी से उसको स्वागत किया गया, हर तरह मेहमान नवाजी किया गया, मुंबई में भी किया गया, हर जगह। और यहाँ पर भी उसको स्पेशली वो लोग से पूछा जाता था, वो लोग से जानकारी लिया जाता था। ये सरासर इल्ज़ाम लगा रहा है, ये कोई बुनियाद नहीं। एक सवाल जो सदर साहब जो ये करके गए थे, यहाँ से वादा करके गए थे कि अगर हमारी विधायक जीतती है, हमारा विधायक जीतता है तो अगर टेरागंज में डिग्री कॉलेज, कोचाधामन में जो है वहाँ पर रेलवे स्टेशन, और आपका अमोर में जो है ओवैसी अस्पताल का स्थापना करेंगे। देखिए, नहीं, सुनिए, ये रेलवे स्टेशन का बात वो नहीं बोला होगा इतना। जैसे अगर कोचाधामन हो सकता है वो दिगल बैंक के नहीं, बोले, मेरे पास वीडियो है। अरे भाई आपके पास, सुनिए, मैं जानता हूँ वीडियो है, लेकिन उसको शायद दिगल बैंक कहना था तो वो कोचाधामन कह दिया होगा। नहीं, कोचाधामन में बैठ के कोचाधामन। अरे भाई मैं सवा अभी तो इजहार स्पीच जो है वो विधायक है, ये आपका आरजेडी का, मगर उससे तो एमआईएम से चुनाव लड़ रहे थे, मगर उनके सभा में बोले थे, वो वीडियो अभी भी मेरे पास है। मैं आपको मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, आपके पास वीडियो है जी। लेकिन इतना बड़ा नेता, इतना जगह जाना पड़ता है, इतना जगह कोई बात हो सकता है जगह, जैसे बाबू कभी निकल जाता है कोई मुंह से, हो सकता है कि उसको दिगल, नहीं सर सुनिए, हर जिम्मेदार के अंदर भी कभी कभार आ जाता है। वो शायद दिगल बैंक बोला होगा, वो शायद दिगल बैंक बोलना चाह रहा होगा, लेकिन उसका मुंह से कोचाधामन में बैठा हुआ था, तो हो सकता है कोचाधामन में निकल गया। कोचाधामन में क्या जरूरत था कि वहां पर दिगल बैंक की बात कोचाधामन में? अरे भाई वहां वो उस विधानसभा, नहीं, ये गलत बात। उसका कोचाधामन उसी का है, दिगल बैंक उसी का है, पूरा किशनगंज जिला उसका, पूरा बिहार है, पूरा हिंदुस्तान का बात करता है, तो एक जगह का बात वो कैसे करेंगे? डिग्री कॉलेज कहाँ बनी टेरागंज में? हाँ, डिग्री कॉलेज के बारे में जो बात हुई, तो यहाँ तो जब काम करने का जब ये आया, टाइम आया, जब काम करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये लोग तो धोखा दे दिया। वो क्या करेंगे? आप ही बताइए कि ये अगर चारों धोखा नहीं देते, जैसे हमारे अख्तर साहब थे, ये लोग अगर इस मुद्दे को, इस प्रोजेक्ट को अगर जमीन में मिल के उतारते, अगर ये क्या बोलते हैं, बात करते विधानसभा में, तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट चालू हो जाता। लेकिन अपने ही आदमी गद्दार निकल गया, अपने ही आदमी बेवफा निकल गया, तो इसीलिए थोड़ा नहीं हुआ। मान के चले कि ये यहाँ पर तो नहीं बनी, कोई बात नहीं, चलिए विधायक कहीं और चले गए, मगर नहीं बनी। अमोर में तो ओवैसी हॉस्पिटल बनना था, वहाँ के जनता के लिए तो कम से कम बनना था। अरे वहाँ पर अमोर का जनता को बोलिए कि 30-30 किलोमीटर घूम के जाते थे, इतना बड़ा बजट फूल दे दिया, आस्ते आस्ते उसके लिए भी जमीन का ये मुआवजा करके उसको ये करता, लेकिन अब करेगा इंशाल्लाह, अगर इस बार मौका देगा। आप ही बताइए, इतना मौका देंगे? नहीं, इतने सारे काम आप बताइए, इतना सारा काम एक विधायक क्या कर सकता है? उसको अकेला क्या कर सकता है? लेकिन फिर भी आप ये बात पूछिए कि इतने दिन कांग्रेस का रहा, आरजेडी का रहा, वो क्या किया जनता के लिए? हमारे अख्तर साहब ने तो बहुत कुछ कर दिया वहाँ पर, विकास के नाम पर बहुत अच्छा हुआ। और देखिए, और विधानसभा में देखिए, और अमोर में देखिए, अगर आपको काम का फर्क नहीं आया तो आप तब सवाल का जवाब कीजिए। यहाँ पर तो कुछ जो सुगबुगाहट मिल रही है कि अख्तर साहब इस बार अमोर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहीं और से लड़ेंगे। भाई वो इंटरनेशनल नेता है, तो फिर अगर विकास किए तो फिर वहां से चुनाव लड़ने में भाई मेरी पार्टी लड़ेगी ना। मान के चलिए अख्तर साहब लड़ते हैं, हमारे आला कमान ओवैसी साहब, आप उसको कहाँ से लड़ाएंगे, किसको कहाँ से लड़ाएंगे, ये तो ओवैसी साहब फैसला करेंगे। अब रही अख्तर साहब का फैसला तो ओवैसी साहब करेंगे। तो अब अख्तर साहब को, वो इंटरनेशनल नेता है, वो बिहार का किसी भी कोना से उसको इलेक्शन लड़ा सकता है। आप जिला अध्यक्ष हैं बाबा? जी, आप जिला अध्यक्ष हैं और जिम्मेवारी आप पर बहुत है जी, पार्टी की जी। अगली बार जो टिकट, पिछले बार जो टिकट मिला था जी, वो कहीं से उठ के आए, बात किए, टिकट मिल गया। मगर जो जमीनी जो नेता थे, जमीनी स्तर पर जो काम करते थे, जो रात दिन मेहनत की पार्टी के लिए, उनको टिकट नहीं मिला। अंततः परिणाम आपके पास है और आपके सामने परिणाम कि क्या हुआ कि 4 विधायक चले गए। जो जमीनी नेता थे उनको टिकट नहीं मिला, हो हंगामे बहुत हुई।
देखिए, हर पार्टी में ये है, लेकिन इस बार जो हम लोग जो 10 तारीख को पटना में मीटिंग हुई हमारे, सभी जिलाध्यक्ष, सभी प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता थे। वहाँ पर तो पार्टी को मजबूत करने के लिए जो नियमावली बना है, और वहाँ पर यही बोला गया है कि इस बार जो टिकट देंगे उसको हर तरह से तैयारी करके हर चीज़ को करके तब उतारेंगे। वो उसके ज़मीनी पकड़ क्या है, समाज में उसका पकड़ क्या है, उसके प्रशासन को कैसे काबू कर सकता है, पदाधिकारी को कैसे काबू कर सकता है, मजबूती पार्टी को कैसे कर सकता है, वैसे ही सबका विचार उचार होके तब इस बार लड़ाया जाएगा। आप लोग बहुत मेहनत किए थे, अंततः लोकसभा चुनाव में 3 नंबर पर रहना पड़ा। अगली बार भी 3 नंबर में थे, इस बार भी 3 नंबर में रहना पड़ा। वोट का रेशियो बढ़ा ना मेरा, घटा तो नहीं ना। वोटर भी तो बढ़ा भाई वोटर बढ़ी तो वोटर का जो है, जो वोटर का रेशियो हमारा ये क्या बोलते हैं 390 था ना उस बार, 290, तो 290 लमसम, तो 290 था। इस बार हमको 315 या 12 मिला, ये बात तो हमारा वोट का रेशियो बढ़ा। भाई वोटर भी तो बढ़ा ना भाई, वोटर बढ़ा, जितना परसेंट वोटर बढ़ा उससे ज़्यादा कहीं परसेंट हमारा वोट बढ़ा, तो हमारा पार्टी को वोट मिला। लेकिन शायद हम लोग कहीं चुप गए, या लोगों की बात को समझ नहीं पाए, या फिर हम लोग समझा नहीं पाए, एक वो रहा। क्या कहीं पर चूक हुई तो जरूर, कहीं चूक हुई, उसका हम लोग ये निकाले, उसको सुधार कर रहे हैं, क्या आखिर समीक्षा कर रहे हैं थे, इसका कहाँ गलती हुई, हम लोग से कहाँ चूक हुई, कि हम लोग समझा पाए कि नहीं पाए, या वो लोग समझ पाए कि नहीं पाया। इंशाल्लाह वो सब ठीक हो जाएगा। चलिए बाबा, एक बात है कि चुनाव के बाद जो है कुछ दिन आप मतलब छुप गए या फिर गैप ले लिए, मतलब जनता आपको खोज रहे थे बहुत, आपके जो शुभचिंतक थे, आपके जो चाहने वाले थे कि आखिरकार बाबा गए तो गए कहाँ। प्रिंस बाबू, आप तो जानते हैं कि मेरे साथ इस 2-3 साल में बहुत सारी बात हुई। मेरी जो वाइफ थी, जो प्रमुख रह चुकी, अजमीरा खातून, वो हमको छोड़ के चले गए, इस दुनिया से चले गए। एक वो सदमा था, उसके लिए मैं डिप्रेशन में रहा। उसके बाद जो है, ये घर में बाथरूम में मेरा पैर फिसलने से टूट गया, मैं उसके वजह से हॉस्पिटल में रहा। मगर और ये परेशानी आप देख रहे थे मेरा, इसकी वजह से मैं लगता डिप्रेशन की तरह मैं हो गया था। लेकिन आप लोगों का दुआ, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत से मैं आज आप लोगों के बीच हूँ। या आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे खुदा का, मेरे नबी का, मेरे पीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे अच्छा कर दिया और आप लोगों के बीच फिर दोबारा भेज दिया खिदमत के लिए। मैं अल्लाह को डर के कहता हूँ, मैं आप लोगों का खिदमत करूँगा और खिदमत करने के लिए बना हूँ। जब तक इस जान में सांसें हैं, मैं आप लोगों के लिए, आपके हक़ों के लिए, अपने जनता के लिए, अपने अवाम के लिए, हमको जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों का खिदमत करते रहेंगे। चलिए, वक्त देने के लिए शुक्रिया बाबा। फिर देखते हैं चुनाव में अब क्या होता है आप लोगों का। तो ये थे रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा। चुनाव में सब कुछ अच्छा रहेगा। आप लोग ने चाहा, अगर मीडिया गोदी के तरह इंटरनेशनल जो चैनल है, जो मीडिया उसका नरेंद्र मोदी साहब का, अमित साहब का गोद नहीं गोद में जो बैठ गया है, अगर उसी तरह नहीं बोले, और उसी तरह अगर आप लोग एक तरफा नहीं बोले, आप लोग हक और हुकूक के लिए जो बात नहीं, हक और नहीं सुनिए, नहीं जनता का सवाल नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, और जनता का सवाल भाई, मैं जनता का ही सवाल अब इसलिए टॉपिक चेंज कर दिए कि कोई ये ना कहे कि मेरा सवाल नहीं,
आपने ये अच्छा ये निकाला, तरीका जो निकाला। आप पूछते थे तो लोगों को ये लगता था, कोई भी पत्रकार अगर पूछता है तो लोगों को ये लगता है कि ये लोग पहले मीटिंग कर लेता है, लेकिन ये इससे अच्छा मिला। और ये अच्छा हुआ कि जनता का सवाल आपने पूछा और हमने जवाब दिया। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमारे ये मीडिया वाला का दिल में रहम दे, कि ताकि वो हक और हुकूक का बात करे, जो सच्चाई है वो सामने लाए और पब्लिक के सामने लाए। मैं यही दुआ करता हूं और आशा भी करता हूं और आप लोग से उम्मीद भी करता हूं। यही बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे रहीमुद्दीन उर्फ हैवर बाबा। वक्त देने के लिए शुक्रिया। अब नेक्स्ट इंटरव्यू जो होगा, सवाल करने के लिए तैयार रहे। सवाल आपका होगा, जवाब का माध्यम नेता और सीमांचल एक्सप्रेस। सवाल करने के लिए तैयार है, तब तक दीजिए हमें याद। शुक्रिया।